ऐसे कई सारे पेंट से हम बचपन में अपने ख्वाब को रंग देते थे, बट आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो घरों के लिए पेंट्स बना के लोगों के सपनों को रंगीन बनाते हैं। पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बट अपने अनोखे गेम प्लान और मास्टर प्लान के साथ उन्होंने ये इंडस्ट्री क्रैक करी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे स्टार्टअप ज्ञान। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 अनोखे, अनसुने, अनकहे फैक्ट्स बताने वाला हूँ इंडिगो पेंट्स और उनके फाउंडर के बारे में, जिसमें आपको उनके रंगीन कहानी के पीछे का काला और सफ़ेद सच अच्छे से पता चल जाएगा। और एंड में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से वो इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्या आपको पता है कि यार इंडिगो पेंट्स के फाउंडर हेमंत जालन एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे ही, पर वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी हैं। तो आप में से जितनों ने भी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया होगा उन्होंने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी और आप कह सकते हैं कि यार जो चीज़ अब हेमंत जालन कर रहे हैं उससे पढ़ाई का क्या रिलेशन। पर क्या आपको पता है कि यार हेमंत जालन आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट है, फिर वो स्टैनफोर्ड गए अपना पीएचडी करने, बट वहाँ उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करके बोला कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा और ड्रॉप आउट हो गए। बट यहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म नहीं करी, एमबीए किया शिकागो बूथ से और फिर वापस आए इंडिया में। तो हेमंत जालन का मानना है कि यार हम पढ़ाई सिर्फ नॉलेज गेन के लिए नहीं करते हैं बल्कि एजुकेट होने के लिए करते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव पाने के लिए करते हैं, और ये चीज़ उनको आगे जाके काफ़ी मदद करी है। तो वापस आने के बाद इंडिया में हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है जिसमें वो सक्सेसफुल तो हुए बट साथ में फेल भी हुए। तो यहाँ पे उनके जो पापा का बिजनेस था वो काफ़ी लॉस बना रहा था, तो उन्होंने वो बिजनेस चलाना शुरू किया, उसको काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया। पर 90s में उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ उनके बिजनेस को और लॉस बहुत ज़्यादा ही हो गए और ऊपर से बैंक का कर्जा भी काफ़ी आ गया था। तो लोग नॉर्मली इतने प्रेशर में आके टूट जाते हैं, पर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करके ही तो स्टार बनता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आता है जिसमें फिर हेमंत जॉब करना शुरू करते हैं, पहले पटना में फिर साउथ इंडिया में करीब 3 साल के लिए, और जो सारा कर्जा था धीरे धीरे करके वापस करते हैं। बट जिसने एक बार एंटरप्रेन्योरशिप को चख लिया है ना, वो उसके बिना ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता है। और उसके बाद उन्होंने फिर मन बनाया कि यार अपना ना खुद का एक बिजनेस चालू करना है। तो इसी बीच वो एक बार झारखंड गए थे जहाँ पे उनका एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जिसमें कैल्शियम क्लोराइड बनाया जाता था, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि यार कुछ लोग धोती कुर्ता पहन के खड़े हुए हैं। तो जब उन्होंने पूछताछ करी उन्हें पता चला कि यार ये लोग उनका कैल्शियम क्लोराइड लेके पेट में डालते हैं और फिर बेच के बढ़िया मार्जिन कमाते हैं। तो यहाँ पे हेमंत के दिमाग में एक लाइट बल्ब जला कि यार अगर ये इतना बढ़िया मार्जिन बना सकते हैं तो मैं अगर इस बिजनेस को सही से रन करूँ तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। और यही आइडिया सोच के उन्होंने मजाक में सिर्फ ट्राई करने के लिए इस बिजनेस में एंट्री मारी, और सन 2000 को जब उनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी तब उन्होंने इंडिगो पेंट्स की शुरुआत करी। तो शुरुआत में उन्होंने झारखंड में ही फैक्ट्री खोली थी, बट वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि रॉ मटेरियल्स आसपास अवेलेबल नहीं थे। तो फिर उन्होंने जोधपुर शिफ्ट किया, और शुरुआत के दिन तो यार काफ़ी स्ट्रगल वाले थे। मतलब वैसे ही ये मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, प्लस उनके प्रोडक्ट्स में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि यार वो बढ़िया से एडवर्टाइजिंग कर पाए, और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करने के लिए भी यार वो ट्रेन से आते थे जिसमें 24 से 36 घंटे लग जाते थे। बट हेमंत का मानना था कि यार कंपनी को इस बार प्रॉफिटेबल बनाना है और मेन फोकस ये था कि यार सरवाइव करना है। तो पहले 9 साल के बाद उनका रेवेन्यू सिर्फ करीब 10 करोड़ रुपए था, बट यूजुअली इस टाइम तक जो नई पेंट कंपनीज होती हैं वो डूब जाती हैं क्योंकि जो मार्केट लीडर्स हैं उनसे डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस पे कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल है। तो अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि यार भैया फिर वो सक्सेसफुल कैसे हुए, चौंक गए ना इसको देख के। तो ऐसे ही कई सारी स्ट्रैटेजीज हेमंत सर ने लगाई थी शुरुआत में कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो पहले उन्होंने अपने कस्टमर्स को समझा और तब उनको पता चला कि यार नॉर्मली जो मार्केट लीडर्स हैं वो अर्बन एरियाज पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं। तो हेमंत सर ने सोचा कि यार हम रूरल एरियाज पे फोकस करते हैं, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा आसानी से समझा सकते हैं। प्लस जो रूरल कस्टमर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात ज़्यादा मानते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आसान होगा सक्सेस मिलना। तो उन्होंने टियर 3 टियर 4 सिटीज़ से शुरुआत करी और धीरे धीरे टियर 1 सिटीज़ की ओर गए। इसके अलावा उस टाइम पे दूसरी कंपनीज की तरह उनके करीब 4 सब ब्रांड्स हुआ करते थे।
बट उनको समझ आया कि यार उनके पास इतना एडवर्टाइजिंग बजट ही नहीं है कि यार वो अलग अलग ब्रांड का प्रमोशन कर पाएँ। तो वो सारे ब्रांड्स को इंडिगो पेंट्स के अंडर ले आए और सिर्फ इंडिगो पेंट्स की मार्केटिंग पे फोकस करने लगे। पर यहाँ भी उन्होंने पैकेजिंग में इनोवेशन किया, काफी कलरफुल उनकी पैकेजिंग हुआ करती थी कि वैसे दुकानों में अलग से दिखती थी। और इसके चलते दुकानदार ने बोला कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाओ ना बनाओ, एटलीस्ट हमें एक डब्बा तो दे दो, क्योंकि काफी लोग उनका इनोवेटिव पैकेजिंग देख के दुकानों में आते थे। जैसे एप्पल भी अपने पैकेजिंग और डिजाइन के लिए जाना जाता है, तो वैसे इंडिगो पेंट्स ने भी थोड़ा डिफरेंट पैकेजिंग करी। पर वो सिर्फ यहाँ नहीं रुके, जो एड्स भी वो बनाने लगे वो भी थोड़े अलग बनाने लगे। नॉर्मली कंपनीज एमल्शन के ऐड बनाती थी, बट ये प्राइमर, मेटालिक पेंट्स, इन सब के एड्स बनाने लगे, जिससे ये मार्केट में अपने आप को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर पाए। पर सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है, आपके प्रोडक्ट में भी तो दम होना चाहिए। और इसके लिए हमारा अगला पॉइंट आता है, जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने यूएसपीज क्रिएट किए। तो 2009 के आसपास उनको ये जो मेटालिक कलर जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सब के बारे में पता चला। तो हेमंत सर को इनकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और जब उन्होंने लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि भैया ये घर पेंट करने के लिए नहीं है, इसका पर्पस कुछ अलग है। बट हेमंत का वहीं पर दिमाग चमका और उन्होंने सोचा कि यार यही तो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सकता है। और उन्होंने अपनी टीम को कन्विंस किया कि नहीं भैया, ये जो मेटालिक फिनिश है ये हमको घरों के पेंट में अवेलेबल करवाना है। और फिर जाके इंडिगो पेंट्स ने मेटालिक इमल्शन पेंट्स लॉन्च किया, जो कि खुद में एक नया कैटेगरी बना, जिसमें आपके घरों के दीवारों को एक डिजाइनर फिनिश और एक मेटालिक ग्लॉसी इफेक्ट मिलता है। और उसके बाद इंडिगो पेंट्स में एक के बाद एक इनोवेशन आने लगे, जैसे कि टाइल कोट इमल्शन, जो कि रूफ टाइल्स के लिए अलग पेंट था और इसमें भी ग्लॉसी फिनिश था। उसके अलावा एल्गे, फंगस, इन सब से भी प्रोटेक्शन था। फिर अंदर की सीलिंग के लिए उन्होंने ब्राइट सीलिंग कोट लॉन्च किया। ड्राइववेज और फ्लोर्स के लिए फ्लोर कोट इमल्शन लॉन्च किया, जिससे कलर इतनी आसानी से उतरता नहीं है। और ये सारे जो इनोवेशन है उनके टोटल सेल्स में तो सिर्फ करीब 25 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इससे वो अपने आप को कंपटीशन से डिफरेंशिएट कर पाने लगे, बढ़िया से मार्केटिंग होने लगी। और क्योंकि ये इतने सारे सेगमेंट्स में पहली कंपनी थी, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होने लगा। और इंटरेस्टिंग बात ये कि उन्होंने डेकोरेटिव सेगमेंट में ही फोकस किया, मतलब ये जो घर के जो पेंट्स है उसी पे ही फोकस किया, ना कि इंडस्ट्रियल पेंट पे, जो कि भी एक बड़ा सेक्टर है। बट हेमंत सर का मानना है कि यार एक चीज करो, बट इतने बढ़िया तरीके से करो कि यार आपकी एक अलग ही पहचान बन जाए। नॉर्मली कंपनीज में सेल्स वाले लोगों को एक टारगेट मिलता है, और जब वो टारगेट अचीव करते हैं छोटा मोटा बोनस मिल जाता है। ज़्यादा बहुत अचीव किया तब भी बोनस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। पर इंडिगो पेंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स वाले अपना खुद का टारगेट सेट कर सकते हैं, और जितना बड़ा टारगेट ये अचीव करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा इनको बोनस मिलता है। तो इससे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर वो ज़्यादा मेहनत करके रिजल्ट लाएंगे तो उनको भी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, और कंपनी भी एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो करती है। तो इसी स्ट्रैटेजी को अपना के इंडिगो पेंट्स का बेसिक फंडा ये रहता है कि यार वो फ्रेशर्स को लेके आए, जो कि खुद बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, एक एंटरप्रेन्योरियल नेचर है, और उनको करीब 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से गोल सेट कर सकते हैं। तो इन सेल्स वालों पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो बड़े बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। और इसलिए आप देखेंगे यार इंडिगो पेंट्स में करीब 60 से 70% सैलरी तो एज इंसेंटिव्स ही आ जाती है। इसके अलावा काफ़ी अच्छे ईसॉप्स भी मिलते हैं, और उनका फ्लैट स्ट्रक्चर है, जिसमें नॉर्मल कंपनीज में करीब 6-7 लेयर्स होते हैं, इनके सिर्फ 2-3 लेयर्स होते हैं। तो पॉलिटिक्स भी कम होती है, प्रॉफिट शेयरिंग भी रहती है, ताकि जो फायदा कंपनी को वो फायदा एम्प्लॉयज तक भी पहुंचे। और यही कारण है कि यार नॉर्मल उनके कॉम्पिटिटर्स में हर साल करीब 25% सेल्स वाले लोग छोड़ देते हैं। इनकी कंपनी में सिर्फ 2 से 3% लोग छोड़ते हैं, क्योंकि इंडिगो पेंट्स में उनको अपनापन लगता है। तो इसके कारण रिजल्ट ये होता है कि जब इंडस्ट्री करीब 10 से 12% या 13% की स्पीड में ग्रो कर रही है, इंडिगो पेंट्स हर साल करीब 40 से 50% CAGR पे ग्रो कर रही है। और यही कारण है कि यार 20 साल में इंडिगो पेंट्स इंडिया की 5th लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ अचानक वीडियो के बीच में। भैया आखिरी पॉइंट में आ गए, जो कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो फील्ड चाहे कोई भी हो, ब्रांड बनाना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए इंडिगो पेंट्स का अगर आप लोगो देखोगे, एक ज़ीब्रा है, बट उसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि यार वो अलग टाइप की कंपनी है। उनका टैगलाइन भी है कि यार बी सरप्राइज्ड, तो आप उनसे नई नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जैसे उनकी कंपनी ग्रो होने लगी, उनके कॉम्पिटिटर्स जितना उनका रेवेन्यू आता था उसका 1 से लेकर 3% तक एडवर्टाइजिंग में खर्च करते थे। पर क्योंकि इंडिगो पेंट्स एक नया प्लेयर था, तो वो करीब 10% अपने रेवेन्यू का एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते थे। और फिर जब वो ब्रांड एम्बेसडर ढूंढने गए और उन्होंने देखा कि उनके कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड एम्बेसडर नॉर्मली बॉलीवुड एक्टर हैं,
तो इन्होंने कुछ अलग सोचा और देखा कि यार बॉलीवुड के अलावा इंडिया में सबसे पॉपुलर चीज़ क्रिकेट है, और उन्होंने देखा कि यार उनका साउथ में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर था ही, धीरे धीरे वो नॉर्थ में भी एक्सपैंड कर ही रहे थे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। वो नॉर्थ में भी पॉपुलर हैं, साउथ में भी पॉपुलर हैं, और इस डिसीजन के बाद उनका ग्रोथ बिल्कुल अलग ही लेवल पे चला गया और अब फाइनली वो अपना IPO कर रहे हैं। तो बेसिक फंडा यही है कि यार वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि अपनी स्टोरी को प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। और जो 3 मेन चीज़ें हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलती है वो ये है कि यार हमें पहले अपने कस्टमर्स को समझना चाहिए, फिर हमको इनोवेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इमिटेट करके एक दूसरे का कॉपी करना चाहिए, और हमें अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, एम्प्लॉयज़ पूरी जान लगाएंगे, तभी तो कंपनी ग्रो होगी। और एक कंपनी जो हेमंत सर ने मजाक में खोली थी, अब उनका IPO में वैल्यूएशन करीब 7,000 करोड़ होगा, यानी $1 बिलियन। और शुरुआत में इस फील्ड में ना उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ना नॉलेज था, ना ज़्यादा पैसे थे, ना कॉन्टैक्ट्स थे, बट उनको अपने ऊपर भरोसा था कि वो इस मार्केट में आके कुछ अलग करके काफ़ी बड़ी कंपनी बन जाएंगे। और फिर उन्होंने अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज लगा के काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो होपफुली हमको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस IPO में पार्ट लेना है, ज़ीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट खोल के IPO में पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इस साल और भी काफ़ी सारे IPO आ ही रहे हैं, या फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, तभी ज़ीरोधा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, उनका प्लेटफॉर्म काम आएगा ही। और आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।